Hello, मेरे प्यारे बच्चों. I hope so all of you healthy and happy. Today's question in numerical analysis series is consider three charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertex of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge Q? Same sign as Q placed at the centroid of the triangle. जैसा कि सीरीज का मोटिव ये है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है कि अब आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के डर नहीं लगे कि क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या कैसे सॉल्व करेंगे. ये नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आने लगे फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, यूं चुटकुलियों में सॉल्व होता है क्वेश्चन. ठीक, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, क्या दिया है, क्या फाइंड करना है. ठीक, सो कंसिडर में क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है. तीन चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q. दैट मीन्स तीनों के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, स्मॉल q, और प्लेस एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L. ये तीनों ही चार्जेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर प्लेस्ड है. इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें पता ही है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है. यहाँ क्वेश्चन में दी गई है वो तीनों साइड कितनी है, L है. ठीक, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए इज इक्वल्स टू एल, और इन वर्टेक्स ए बी सी में जो हमारे चार्जेस है वो है रखे गए हैं Q1, Q2 एंड Q3, और इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, Q. तीनों ही सेम नेचर के. अब फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q प्लेस एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल. कैपिटल Q चार्ज को ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे, सेंटर पे रख दिया जाए तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, ये पूछ रहा है. तो सबसे पहले सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड इज अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ अ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल. सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन जहां जिस पॉइंट पे कट करता है उसे सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ट्रायंगल या सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल कहा जाता है. मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स मतलब अपोजिट वर्टेक्स से लाइन के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे कहा जाता है मीडियन. दैट मीन जैसे समझिए ये बीसी लाइन है, बीसी लाइन के मिड पॉइंट डी को उसके अपोजिट वर्टेक्स ए से जब मिलाया जाएगा एडी, सो एडी इज मीडियन, एडी मीडियन कहलाएगी. इसी तरीके से एसी का मिड पॉइंट ई है तो बी ई को मिलाएंगे तो बन जाएगा मीडियन. ठीक, इसी तरीके से यहाँ सी एफ मीडियन है तो ए बी, ए डी, बी ई और सी एफ जिस पॉइंट पे कट करेंगे ये बनेगा सेंट्रॉइड, जिसे हमने इंडिकेट किया है जी से. देखिए लिखा है जी. ठीक जी, और सेंट्रॉइड का एक थ्योरम है कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो पे कट करता है. तो जी एडी को, बीई को और सी एफ को 2:1 रेशियो पे कट करेगा. इसका मतलब हमारा ए जी इक्वल टू बी जी इक्वल टू सी जी होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए मीडियन का अगर लेंथ भी आप मैथमेटिकली निकालोगे तो ये इक्वल ही आएगा. ठीक, तो जब ये इक्वल आएंगे तो इनका अगर 2:1 रेशियो में डिवाइड करेंगे तो वो भी वैल्यू सेम आएगी. ये मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखाई जा सकती है बट यहाँ इस क्वेश्चन में नीड नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हैं. ठीक, तो हमने लिख लिया यहाँ पे चार्ज क्यू जो दिया गया थ्योरी वो पहले लिख दी, फिर चार्ज क्यू प्लेस एट द जी सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एंड लेट जी ए बराबर जी बी बराबर जी सी इज ए. ये तीनों साइड तो इक्वल होंगी, हमने देख लिया 2:1 रेशियो के कारण. अब यहाँ उन जो इक्वल है उसकी वैल्यू हमने ले ली ए बिकॉज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि तीनों ही सेम होंगी तो हमने ले ली ए. अब निकालेंगे जी पॉइंट पे रखे चार्ज क्यू पे नेट फोर्स. तो Q1 के कारण Q पे कितना फोर्स होगा, Q2 के कारण कैपिटल Q पे कितना फोर्स होगा एंड Q3 के कारण कैपिटल Q पे कितना फोर्स होगा वो हम यहाँ पे देखते जाते हैं. तो F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q Q1 अपॉन ए स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस. तो Q1 की वैल्यू क्या है Q, तो F1 हो जाएगा 1/4πε0 QQ स्क्वायर अपॉन ए. अलोंग डायरेक्शन क्या होगा, ए जी. फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया दोनों सेम नेचर के हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन होगा F1 अलोंग ए जी. डायरेक्शन लिख दिया अलोंग ए जी. इसी तरीके से हम F2 निकाल लेंगे 1/4πε QQ अपॉन ए स्क्वायर अलोंग
BG, देखो F2 लिखा है यहाँ पे, F2 along BG। इसी तरीके से हम F3 निकाल लेंगे। F3 क्या हो जाएगा, 1/4 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अलॉन्ग CG। ये देखिए F3 लिखा हुआ, आप इसको बाहर भी ऐसे इंडिकेट करते हैं, F3 अलॉन्ग CG। ठीक, तो अब हम देखें F1, F2, M3, ये तीनों ही मैग्नीट्यूड में सेम है। ठीक, और डायरेक्शन इनके अलग अलग है, तो हमने लिख दिया VC मॉड F इजिकल्स टू मॉड F2 इजिकल्स टू मॉड F3 बराबर F। तीनों इक्वल हैं बट डायरेक्शन तीनों की अलग अलग है। F1 तो परपेंडिकुलर है बट F2 एंड F3 दो डिफरेंट डायरेक्शन पे हैं। डिफरेंट डायरेक्शन में है तो हम इनका क्या ले लेंगे, रिजल्टेंट ले लेंगे। तो रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3, अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे ये देखो। F1 क्या है, F1 परपेंडिकुलर है, ऐसे आ गया। F2 क्या है, F2 एंड F3 के बीच में एंगल कैसे निकालोगे, तो देखो ट्रायंगल जीबीसी में देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। और मीडियन है तो मीडियन से कितना डिग्री एंगल बना होगा, 30 डिग्री। तो एंगल जीबीसी में ये 30 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, मैथमेटिकली निकाल लेंगे भाई, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल होता है 180 डिग्री। तो 30 प्लस 30 60, 60 को 180 में से माइनस कर दे तो 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा, 120। मतलब ये एंगल हो गया 120। तो ये 120 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। चाहे तो आप इस डायग्राम से देख लीजिए कि ये F2 और ये F3, तो ये एंगल 120 है तो ये एंगल भी तो 120 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट होने के कारण। तो ये एंगल हो गया F120, दैट मीन्स F2 और M3 के बीच का एंगल 120। और AG इसके बीच से गई है, दैट मीन्स वो एंगल को 120 को डिवाइड कर देगा 60 और 60 में। ठीक, तो F2 और F3 के अब हमें एंगल पता चल गए कि ये दोनों एक दूसरे पे 120 पे झुके हैं। अगर F2 एंड F3 के हम कंपोनेंट लेंगे, मतलब एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, हाफ, 60 डिग्री। तो F2 का जब तुम कंपोनेंट लोगे, F2 cos 60 और F2 sin 60, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गए, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गए। इसी तरीके से F3 का कंपोनेंट लोगे, F3 cos 60 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, F3 sin 60 वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखो F2 cos 60 एंड F3 sin 60, सॉरी, F2 cos 60 और F3 cos 60, ये दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, अलोंग GA डायरेक्शन में। बट F2 sin 60 एंड F3 sin 60 ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और F2 F3 वैसे ही मैग्नीट्यूड में सेम है, हमने यहाँ बता रखा है। ठीक, तो ये क्या हो गए, ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो ये कनेक्ट मतलब ये हम काउंट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इसे क्रॉस कर दिया कि ये काउंट नहीं करेंगे। तो अब काउंट क्या करेंगे, F2 एंड F3 के ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि GA डायरेक्शन में, GA यहाँ से देख सकते हैं GA डायरेक्शन में। तो कंपोनेंट ले लिया हमने, रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 इज F डैश बराबर F2 cos 60 प्लस F3 cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, वैल्यू रख दी, f इंटू 1/2 प्लस f इंटू 1/2, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा f। तो रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 की वैल्यू आई f, और इसका डायरेक्शन क्या हुआ, अलोंग GA। तो दो फोर्सेस F2 M3 का रिजल्टेंट मिल गया अलोंग GA, और F1 तुम्हारा है अलोंग AG, F1 है तुम्हारा अलोंग AG। तो नेट फोर्स ऑन द Q क्या आएगा, on charge Q at G, net two forces F dash is along GA and F along AG। दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक F dash along GA और दूसरा F1 along AG। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, Fn is equals to F1 plus F dash इज इक्वल्स टू 0 होगा, 0 इसलिए लिखा है, देखो F1 की वैल्यू F और F डैश की वैल्यू भी है हमारी F, माइनस F इसलिए लिखा है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए प्लस, ब्रैकेट में माइनस F, सॉल्व करोगे 0। सो द नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर 0। तो इक्विलैटरल के ट्रायंगल पर, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे अगर कोई चार्ज रखा होगा
तो उसके कारण वर्टेक्स पे इक्वल अमाउंट के चार्जेस के कारण वहां नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। आई होप सो आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अब धीरे धीरे आपके चेहरे पे स्माइल आने लगी होगी। थैंक यू क्लास।